बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 11 को बेटा हम डिस्कस करेंगे। और ये जो चैप्टर है ये रिएक्शन काइनेटिक्स के रिलेटेड है। अब इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशंस मौजूद हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो चैप्टर है ये रिएक्शन काइनेटिक के रिलेटेड है, तो सबसे पहले हमें यही जानना ज़रूरी है कि रिएक्शन काइनेटिक होता क्या है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जो रेट ऑफ रिएक्शंस को डील करती है। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इसको हम जो है लेटर ऑन बेटर ये डिस्कस करेंगे। तो केमिस्ट्री की इस ब्रांच के अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस है और फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तीन बातें इसके अंदर जो है ना ये डिस्कस की जाती है। अब इसको केमिकल काइनेटिक्स या रिएक्शन काइनेटिक्स भी कहते हैं। अब केमिस्ट्री के अंदर जो है ना रिएक्शन दो तरह से हो सकती हैं। कुछ रिएक्शंस होते हैं जो सिंगल स्टेप के अंदर जो है ये कंप्लीट होते हैं, और कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनको कंप्लीट होने के लिए एक से ज़्यादा जो है ना ये स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं। और ऐसे रिएक्शन जो सिर्फ सिंगल एक स्टेप के अंदर हो रहे हैं, तो इसका ये वाला जो स्टेप है ये स्लो स्टेप होता है और ये रिएक्शन को कंट्रोल करता है, और इसको हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी कहते हैं। अब इसके बाद बेटा अगेन जो है ना ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन था, रिएक्शन काइनेटिक्स था। इसके बाद रेट डिटर्मिनिंग की हमने बात की है, और इसके बाद अगेन बेटा मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन है। हमने कहा कि कुछ रिएक्शन जो है ना ये सिंगल स्टेप के अंदर होते हैं, कुछ रिएक्शन जो है ना सेवरल स्टेप ज़्यादा स्टेप्स के अंदर जो है ना ये प्रोसीड हो रहे होते हैं। अब जो रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स के अंदर जो है ना हो रहे हैं, और इन रिएक्शंस के अंदर जो है ना एक से ज़्यादा अगर स्टेप्स मौजूद हैं, ओवरऑल इन सारे के सारे स्टेप्स के लिहाज से इस रिएक्शन को मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन कहेंगे। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट पास थ्रू सम इंटरमीडिएट स्टेप and then form the final product, and this is called mechanism of the reaction. रेट ऑफ रिएक्शन की बेटा डेफिनेशन करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, जैसे हम कोई रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो इस रिएक्शन के अंदर जो है ना ये कंसंट्रेशन जो है ना ये चेंज हो रही होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टाइम के लिहाज से। जैसे जैसे टाइम गुजरता है कंसंट्रेशन चेंज होती है। द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। और इसके बाद जो है ना इसको हम जो है ना किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन के अंदर जो है ना चेंज है, चेंज इन द कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। कंसंट्रेशन के अंदर चेंज को डेल्टा सी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे जबकि चेंज इन टाइम को डेल्टा टी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। ये बेटा हमने जो है ना लेटर ऑन सारी की सारी डिस्कशन के अंदर हमने इसको सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने ये एक लिखता हूँ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है ए, रिएक्टेंट ए से बी बनता है। तो ये ए क्या है, रिएक्टेंट है, बी क्या है, प्रोडक्ट है। अब इसके अंदर जो है ना ये देखिएगा जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ए बी के अंदर जो है ना ये कन्वर्ट होता जाएगा, ए बी में कन्वर्ट होता जाएगा। इसका मतलब ए की कंसंट्रेशन टाइम के लिहाज से कम होती जाएगी और बी की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ती जाएगी। अब चेंज इन कंसंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम हुई तो लिहाजा इसके अंदर चेंज आई। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है ना ये भी चेंज हुई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ी वक्त के लिहाज से, टाइम के लिहाज से, तो लिहाजा ये भी कंसंट्रेशन में चेंज हुई। कंसंट्रेशन में जब भी चेंज आता है, कंसंट्रेशन का मतलब मिकदार, कितनी मिकदार रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की हमारे पास होती है एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, इसको जो है ना हम रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। अब यहाँ पे एक ग्राफ मौजूद है कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान जो ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया। जैसे जैसे मैंने कहा कि टाइम गुजरता जाएगा ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये आप देख सकते हैं रिएक्टेंट बनते जाएंगे, कंज्यूम होते जाएंगे, रिएक्टेंट जैसे जैसे कंज्यूम होते जाएंगे कंसंट्रेशन जो है ना रिएक्टेंट की कम होती जाएगी। इसी तरह से प्रोडक्ट फॉर्म होते जाएंगे, प्रोडक्ट जैसे जैसे बनेंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो ये आप सिंपल ग्राफ देख सकते हैं। तो ये भी सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ही पूछा जाता है। यूनिट्स ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। कंसंट्रेशन का यूनिट एक फंडामेंटल यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब, और टाइम का सेकंड होता है मोल पर डीएम क्यूब, और पर सेकंड बेटा इसका जो है ना सिंपल यूनिट होगा। ये एक एमसीक्यू के अंदर भी पूछा जाता है। दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिनके अंदर डिफरेंशिएट जो है ना अमूमली शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, इंस्टेंटेनियस
एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन दो इंटरवल्स के दरमियान में, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, दो स्पेसिफिक इंटरवल्स के दरमियान, टाइम इंटरवल के दरमियान अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को देखेंगे, इसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का नाम देंगे। तो इसको जो ना एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टोटल टाइम। जबकि इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट वक्त, एक स्पेसिफिक वक्त के लिए, एक स्पेसिफिक जो है ना इंस्टेंट के लिए द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन अगर एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होगा तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का नाम देंगे। व्हेन टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो, जब टाइम इंटरवल जीरो के इक्वल होगा, देन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन गोस चेंजेस एवरी मोमेंट। वक्त के लिहाज से जो है ना ये चेंज होता जाएगा। ये लाइन बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट के अंदर जो अगर हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन वेरी फास्ट होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो होता जाता है और एट दी एंड जो है ना ये बहुत ज़्यादा जो है ना ये स्लो हो जाता है। अब इसको जो है ना यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ही इम्पोर्टेंट है। ये है एक रिएक्टेंट ए है, ये प्रोडक्ट बी के अंदर जो है ना ये कन्वर्ट हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चेंज इन कंसंट्रेशन हमने यहाँ पे पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन के हवाले से, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। अब यहाँ पे भी सेम सिचुएशन बेटा हमारे सामने वही मौजूद है, कंसंट्रेशन के अंदर चेंज, लेकिन ये स्मॉल चेंज है, ये स्मॉल डी लिखा हुआ, डेल्टा नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब भी ये है कि ये चेंज आ रही है, ए के अंदर चेंज आई, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय डी, चेंज डेल्टा नहीं है, डेल्टा का मतलब लार्ज चेंज, डी स्मॉल डी का मतलब स्मॉल चेंज, डी टी। अब चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के अंदर है डिवाइड बाय जो है ना ये डी टी, चेंज इन टाइम। इसी तरह से चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द बी प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम। अब ये प्लस एक साइन है और एक माइनस साइन है। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज करती जाती है, माइनस का मतलब कम होती जाती है जबकि प्लस का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वक्त के लिहाज से बढ़ती जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन को हम जनरल टर्म के साथ रिप्रेजेंट करेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन टाइम। इसके बाद बेटा अगेन जो है ना ये एक डेफिनेशन जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से पूछी जाती है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। इसके दो नाम हैं। द रेट ऑफ अ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर यूनिटी, एक ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिटी होगी, वन होगी, आर यूनिटी, इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। जैसा कि रिएक्शन बेटा हमारे सामने मौजूद है तो इस रिएक्शन को देखते हैं, ए प्लस बी ये कंबाइन होकर सी डी की फॉर्म करेंगे, तो लिहाजा यहाँ पे कुछ ना एक्सपोनेंट भी मौजूद है जिसको आप सिंपल रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स के साथ लिख रहे होते हैं। तो ये जो है ना कुछ एक्सपोनेंट मौजूद है। रेट ऑफ रिएक्शन आपने लिखना है, लॉ ऑफ मास सेक्शन बेटा आपने जो है ना प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा होगा, 9th क्लास के अंदर भी मौजूद था। अब आपने इसको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दिस इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन यहाँ पे देखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे और यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाया के, और इसके बाद ये वाली जो आपके पास रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है हम इनको इस तरह से लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, और जो नंबर ऑफ मोल होते हैं या एक्सपोनेंट होते हैं इनको हम पावर के अंदर या पावर के अंदर जो है ना यहाँ पे लिख रहे होते हैं, तो ये पावर के अंदर लिख दिए। और इस इक्वेशन को हम रेट इक्वेशन या रेट लॉ का नाम देंगे। ये हमने जो ना नेक्स्ट जो ना सारी डिस्कशन के अंदर इसको यूज करना है। इन द रेट लॉ द रिएक्शन इन द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन द कांस्टेंट के इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ये डेफिनेशन बेटा आप लोग याद रखेंगे। अब हम बात करने लगे थे कि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिटी हो तो इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहेंगे। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ए है, कंसंट्रेशन हमने यहाँ पे लिख दी है, ये कंसंट्रेशन ए है या कंसंट्रेशन बी है। अगर मैं कहता हूँ ये 1 है और 1 है, 1 का मतलब कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर डीएम क्यूब, कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर डीएम क्यूब, 1 इसकी पावर ए और ए। सो ये 1 और 1 जो है ना ये 1 हुए,
तो लिहाजा तो आप इसको कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, तो ये के इक्वल आएगा। इसके बाद अगेन बेटा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी मौजूद है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन चेंज और अल्टर एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल चेंज। या फिर इसकी जो ना सिंपल डेफिनेशन हम और भी कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको समझिएगा। नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जिनकी कंसंट्रेशन वक्त के लिहाज से चेंज होती जाएगी, जितने भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वक्त के लिहाज से चेंज होगी उतना उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। अगर एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, अगर 2 की चेंज हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2, 3 की चेंज हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3। इसी तरह से हमारे सामने जो है ना ये स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है। इसकी एक डेफिनेशन बेटा और भी मौजूद है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ये जो मैंने यहाँ पे बताया था ये एक एक्सपोनेंट है, ए है, बी है, ये स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का अगर हम सम कर दें और एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन ये जो कंसंट्रेशंस है ना, ये कंसंट्रेशन के साथ ये जो एक्सपोनेंट है आप इन एक्सपोनेंट का सम कर दें इन द रेट इक्वेशन। दिस इज द रेट इक्वेशन, ये ऑलरेडी हमने पढ़ ली है। अब रेट इक्वेशन के अंदर जो है ना हम सम करेंगे एक्सपोनेंट का, जो कंसंट्रेशन टर्म्स के एक्सपोनेंट है इन द रेट इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ना इसके लिए आपने ना 2 से 3 बातें बेटा याद रखनी है। इट्स वैल्यू में बी जीरो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, या फिर फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो इसके बाद जो है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है, नॉट थ्योरेटिकल। इसको आप एक्सपेरिमेंटली जान सकते हैं कि कितने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। जैसा कि ये रिएक्शन है ए और बी मिले, सी और डी इन्होंने बना दिया, और ये इनके जो है ना ये स्मॉल ए बी सी डी जो है ना इनके एक्सपोनेंट मौजूद है। रेट ऑफ रिएक्शन हमने रेट जो है ना इक्वेशन लिखी के एक कांस्टेंट के, कंसंट्रेशन फे और बी, और इनके यहाँ पे एक्सपोनेंट जो है ना ये पार के अंदर आ जाते हैं। अब आप करेंगे क्या, ये ए और बी, ये ए और बी आप इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा। द केमिकल रिएक्शन में भी ऑफ जीरो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भी हो सकती है। कुछ एग्जांपल से देखते हैं, इसके बाद जो है ना इनकी एक्सप्लेनेशन बेटा हम लेटर ऑन एक्सप्लेनेशन के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है ना इसकी जितनी भी हम डिस्कशन करेंगे उसमें एक्सप्लेनेशन देख। जैसा कि देखिएगा N2O5 आपको तो नज़र आ रहा है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल मौजूद है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो फर्स्ट है। मैंने कहा कि जितने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होगी उसका जो ना उतना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मौजूद होगा। अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के N2O5, इसके एक मॉलिक्यूल के लिहाज से लिखा हुआ फर्स्ट, तो लिहाजा मैं इसको लेटर ऑन बताऊंगा कि एक मॉलिक्यूल के लिहाज से ये क्यों मौजूद है। अब यहाँ पे देखिएगा अगेन ये है NO, नाइट्रस ऑक्साइड ओजोन से मिलती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ दीज रिएक्टेंट, तो आप इनकी कंसंट्रेशन लिखी, तो ये 2 मॉलिक्यूल हैं तो लिहाजा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। जितने मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उतना ही मौजूद होगा। इसी तरह से ये रिएक्शन हुआ तो ये 2 मॉलिक्यूल्स NO के हैं और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, तो लिहाजा 2 और 1 3 सम करेंगे एक्सपोनेंट का तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उतना ही मौजूद होगा। तो ये 2 + 1 = 3, 1 + 1 = 2, लेकिन यहाँ पे 1 ये हमारे सामने मौजूद है, लेकिन यहाँ पे आपने इसको एक दफ़ा जो है ना अंडर कंसीडरेशन रखना है, ये लेटर ऑन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह से आप यहाँ पे ये वाली एक एग्जांपल बेटा देखिएगा कि FeCl3 का पोटाशियम आयोडाइड से रिएक्शन होगा तो आयरन आयोडाइड बनता है, KCl और आयोडीन। इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर तो लिखा जाना था FeCl3 और इसकी पावर 2, लेकिन यहाँ पे तो पावर 1 लिखी हुई है। इसी तरह से पोटाशियम आयोडाइड है, इसकी पावर 6 होनी चाहिए, पावर लिखी हुई है 2। अब ये क्यों लिखी हुई है इसको हम भी देखते हैं, लेकिन 2 + 1 = 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 3। अब ये क्या वजह है, इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप्स के अंदर प्रोसीड होता है। पहले नंबर पे FeCl3 पोटाशियम आयोडाइड से मिलती है, स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप को रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं।
और इस स्टेप के ऊपर जो है ना किसी भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, तो इसके लिहाज से प्रोडक्ट बनती हैं ये। और इसमें यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट जो है ना कि ये जो क्लोराइड बना, ये क्लोराइड का जो ये या क्लोरीन का जो एटम बनता है, आप ये क्लोरीन के एटम्स को पोटाशियम आयोडाइड के साथ अगेन रिएक्शन करवाते हैं। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि के आई जो है ना यहाँ पे इसके 2 जो है ना मोल मौजूद है, एक्सपोनेंट 2 है, तो लिहाजा पावर इसकी 2। इसके बाद FeCl3 को आप यहाँ पे जो है ना यहाँ पे इस सिचुएशन में जो है ना यहाँ पे ये लिख देंगे। अब इसके बाद जो है ना ये हमारे सामने जो है ना ये कि कुछ इस तरह से आता है कि 2 + 1 = 3। अब जो है ना आप इसको इस तरह से सेटिस्फाई कर पाएंगे। अब इसके बाद जो है ना ये तो बेटा हमारे सामने ये सिचुएशन डिस्कस हो चुकी है। इसके बाद सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर को जो है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को ही ओबे करते हैं। द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स ऐसे रिएक्शन जो जिनके अंदर एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को ही ओबे करते हैं। ए मॉलिक्यूल अगर एक मौजूद हो तो हमने कहा था वो फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा होंगे, 2 होंगे तो सेकंड, 3 होंगे तो थर्ड, 4 होंगे तो इसके बाद एंड सो ऑन। अब ये जो है ना हमारे सामने जो है ना ये मॉलिक्यूल 2 मौजूद हैं, इसको सेकंड ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन ये है सीडो फर्स्ट ऑर्डर। इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल तो एक से ज़्यादा है, लेकिन एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो लार्ज अमाउंट के अंदर होगा। जैसा कि ये वाटर है, ये लार्ज अमाउंट के अंदर लिया है, ये वाटर सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है, और ये जो है ना हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन जो है ना ये लार्ज अमाउंट के अंदर ले रहा है, तो इसलिए हम इसको सीडो फर्स्ट ऑर्डर का नाम देंगे। तो लिहाजा इसके लिए हम रेट लिखेंगे ना, रेट इज इक्वल टू के, और इसकी कंसंट्रेशन जो है ना ये C/CH3 और ये Br। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख देंगे। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन क्या होंगे? द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज यूजुअली पॉजिटिव भी हो सकता है, इंटीजर्स की फॉर्म में, 0 की फॉर्म में भी हो सकता है, बट इट कैन बी फ्रैक्शंस और विद नेगेटिव वैल्यू। जस्ट लाइक एज आप जो है ना यहाँ पे देख सकते हैं CHCl3 दिस इज द क्लोरोफॉर्म, क्लोरीन से रिएक्ट करता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड HCl का मॉलिक्यूल बनता है। रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लिखते हैं ना तो इसका CHCl3 और क्लोरीन जो है ना ये हाफ फॉर्म में लिखा जाएगा। हाफ ये और 1 इसकी पावर है, जिसकी पावर नहीं है वो 1 है। हाफ + 1 = 1.5। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या कौन सी हैं? ऐसे जो है ना रिएक्शंस हैं जिनके अंदर रेट जो है ना ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर नहीं करेगा 0 एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, तो 1 2 पे 2, 3 पे 3, और इसके बाद सीडो में मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा होंगे, लेकिन जस्ट एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही होगी। जैसा कि 0 की बात कर रहे हैं तो 0 में किसी रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो लिहाजा जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, तो लिहाजा आपके सामने जो है ना ये मौजूद है। सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस है, ऑक्सीजन जो है ना ये प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो लिहाजा ये जो रिएक्शंस है फोटोसिंथेसिस का ये 0 ऑर्डर को फॉलो करता है। हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ बेटा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मौजूद है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। हाफ लाइफ एक ऐसा टाइम है, टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% ऑफ द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। 50% अगर हमने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करना है, जैसा कि मेरे पास ये एक रिएक्टेंट है, इसको मैंने बनाना है A से बनाना है B, तो अब क्या करें? आपके सामने जो है ना ये जितनी भी इसकी मिकदार है, जिस टाइम के अंदर इसकी मिकदार आधी रह जाए, 50% जो है ना ये रह जाए, 50%। अगर ये फॉर एग्जांपल ये 100 है, 100 ग्राम है, आप क्या करें कि ये स्टार्ट के अंदर 0 मौजूद है, आप क्या करें 50% इसको जो है ना ये इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दें। मेन टू से टाइम एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें 50 ग्राम ये हो जाएगा और 50 ग्राम ये हो जाएगा। तो एक ऐसा टाइम जो रिक्वायर्ड है 50% रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसको हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल जो है ना इसकी एग्जाम्पल बहुत जो है ना अच्छे से ध्यान से बेटा देखिएगा। हाफ लाइफ पीरियड फॉर द डीकम्पोजिशन N2O5 इज 24 मिनट्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ।
एट 45 डिग्री सी हाफ लाइफ पीरियड फॉर द डिकम्पोजिशन हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ना इसकी है 253 सेकेंड। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और यूरेनियम 92 टू 35 की हाफ लाइफ जो है ना ये 7.1 मल्टीप्लाई 10⁸ और 710 मिलियंस ईयर्स है। यू कैन से इसकी हाफ लाइफ बहुत ही ज़्यादा मौजूद है। हाफ लाइफ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये वाली जो डिस्कशन है ना बेटा, आपने ये वाली डिस्कशन अच्छे से समझनी है, इसको लेटर ऑन भी हमने डिस्कस करना है। हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टू द इनिशियल कंसंट्रेशन के। हाफ लाइफ टी हाफ हाफ लाइफ का मतलब टाइम हाफ। हाफ लाइफ अभी इसको जो है ना आप इग्नोर करें, हाफ लाइफ अभी मैं इतना बता रहा हूँ। हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू द पावर लेस देन द रेज टू द पावर 1 लेस देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये देखिए हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। ए क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेज टू द पावर 1 लेस देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से 1 को निकाल दें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से 1 माइनस करें और इसके बाद ये वाला फैक्टर इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर लिखें तो हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसा कि यहाँ पे आप देखिएगा अगर मैं बात करता हूं हाफ लाइफ, ये जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है एन स्टैंड फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की निकालना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 जो है ना यहाँ पे हाफ लाइफ और यहाँ पे आया 1, इनवर्सली प्रोपोर्शन आया 1/a n की पावर, a की पावर जो n है, n भी यहाँ पे अगेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 नहीं आएगा तो 1 - 1 से 0 तो a की पावर आई 0। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की जो है ना हमारे पास 1/a नोट इनिशियल कंसंट्रेशन जो है ना ये नोट लिखेंगे। तो इसका मतलब हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, वैल्यू 0 आ रही है। इसी तरह से अगर मैं बात करना चाहता हूँ सेकंड ऑर्डर की तो आप यहाँ पे ये n की जगह पे 2 लिखें, n-1 तो यहाँ पे 2 - 1 तो a की पावर आएगी 1, a की पावर 1। और इसी तरह से अगर आप 3 लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 - 1, 3 - n का मतलब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 - 1 तो यहाँ पे आंसर आएगा 2। तो इसी तरह से आपके पास हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन का स्क्वायर होगा। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिहाज से ये एक ना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिखी हुई है 0.0693 डिवाइड बाई के। हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1/ka और हाफ लाइफ के हवाले से हाफ लाइफ जो थर्ड ऑर्डर की मौजूद है इज इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाई ka का स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे सामने जो है ना ये तीनों ऑर्डर की यहाँ पे कैलकुलेट की गई हैं। एग्जाम्पल देखिएगा हाफ लाइफ के हवाले से, तो ये मैंने जो है ना इसका मेन रिजल्ट यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करना है। हाफ लाइफ अगर हम डिस्कस करें N2O5 की तो ये फर्स्ट ऑर्डर की बेटा मैंने कहा था कि ये फर्स्ट ऑर्डर को ओबे करता है, तो फर्स्ट ऑर्डर को ओबे करेगा। इनिशियल कंसंट्रेशन जो है ना इसके अगर हम लेते हैं 0.10 मोल पर DM³, ये है इनिशियल कंसंट्रेशन। लेकिन अगर हम देखते हैं 24 मिनट्स के बाद, 24 मिनट्स के बाद इसकी कंसंट्रेशन जो है ना ये 0.05 मोल पर DM³ जो है ना ये इतनी कंसंट्रेशन जो है ना ये अनरिएक्टेड रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाफ कंसंट्रेशन जो है ना इसकी अनरिएक्टेड रही। इसके बाद अगेन आप इसका टाइम इतना और बढ़ा दें तो हाफ कंसंट्रेशन अगेन अनरिएक्टेड रही। इसके बाद 72 मिनट्स के बाद देखें तो इसके बाद इसके लिहाज से जो हाफ कंसंट्रेशन जो है ना ये 3 हाफ कंसंट्रेशन जो है ना अगेन अनरिएक्टेड है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल बेटा हमारे सामने जो है ना ये यूरेनियम की भी मौजूद है। यूरेनियम जो है ना 23592 जो है ना ये मौजूद है, इसकी हाफ लाइफ 710 मिलियन ईयर्स मौजूद होती है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। अब इसकी आप कंसंट्रेशन जो है ना ये देखिएगा कि हाफ लाइफ के लिहाज से अगर इनिशियल अमाउंट जो है ना अगर हम लेते हैं ये यूरेनियम के इस आइसोटॉप की 1 kg तो 710 मिलियन ईयर्स गुजर भी जाएंगे ना तो इसकी कंसंट्रेशन जो है ना हाफ लाइफ का मतलब आधी मिकदार जस्ट जो है ना ये 1 kg का हाफ kg रह जाएगा। तो इसका मतलब इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है ना वो इतना अरसा गुजरने के बाद जो है ना वो कंज्यूम हुई है सिर्फ।
तो हाफ कंसंट्रेशन कंज्यूम, इसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है। और आफ्टर 10 मिलियन ईयर, आफ्टर नेक्स्ट 7-10 मिलियन ईयर्स की बात करें तो यहाँ से इसका भी फिर हाफ दोबारा से यूज़ होगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना इसी तरह से ये जो है ना ये डिके होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की हाफ लाइफ पीरियड जो है ना ये इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन के। वजह ये है कि ये जो है ना बहुत स्लो जो है ना आगे की तरफ जो है ना ये प्रोसीड कर रही है और बहुत आहिस्ता आहिस्ता ये कम होती जा रही है। एग्जाम्पल बेटा जो है ना ये फर्स्ट मौजूद है, इसके अंदर जो है ना ये डाटा मौजूद है। इसके अंदर मैंने जस्ट मेन टू द पॉइंट बेटा बात करने लगा हूँ। इनिशियल कंसंट्रेशन जो है ना हमारे पास ये एक हाइड्रोजन आयोडाइड की मौजूद है और इसकी के की वैल्यू भी दी गई है। और आपने करना क्या कि इसकी हाफ लाइफ फाइंड करनी। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ लिया है, हाफ लाइफ इज इक्वल टू के ए की पावर n-1। तो लिहाजा यहाँ पे आपने यही फॉर्मूला जो आपने प्रीवियस पढ़ा है ये फॉर्मूला लिखें और यहाँ पे के और ए की वैल्यू यहाँ पे आप मेंशन करें और इसके बाद जो है ना आपके सामने जो है ना ये हाफ लाइफ इसकी आ जाएगी। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप की बेटा हमने जो है ना कि स्टार्ट के अंदर बात की थी। किसी भी रिएक्शन के अंदर स्टेप्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं या एक स्टेप भी हो सकती है। तो जो स्टेप सबसे स्लोएस्ट होगा इसको हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप का नाम देंगे और किसी भी रिएक्शंस को जो है ना ये कंट्रोल करता है। अब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप को रेट लिमिटिंग स्टेप भी कहते हैं। स्टेप कंट्रोल दी ओवरऑल जो है ना रेट ऑफ रिएक्शंस या मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस को यह कंट्रोल करता है। जितने भी मॉलिक्यूल किसी भी रिएक्शंस के अंदर मौजूद होते हैं तो इसको हम जो है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का नाम नहीं देते, इसको हम मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी। इसके बाद जो है ना इसके अंदर जो है ना कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल NO2 प्लस CO, NO प्लस CO2 अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन के लिहाज से इसको लिखें तो K रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K और इन दोनों की कंसंट्रेशंस आ जाएंगी। 1 है तो लिहाजा पावर 1 आप लिख सकते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू KNO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और इसकी पावर आती है। तो लिहाजा इसके लिहाज से ये रेट ऑफ रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन के लिहाज से नहीं लिखा जाएगा। अब एक्सपेरिमेंटली प्रूव कुछ और तरह से हुआ। रेट ऑफ रिएक्शन तो इसका 2 है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन 2 होने के साथ साथ अगली बात यह कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर 2 है तो ये तो रेट जस्ट डिपेंड करता है NO2 की कंसंट्रेशन पे, इसके ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता। अब इसको जो है ना यहाँ पे देखेगा कि क्या ऐसी वजह है। सबसे पहले नंबर पे NO2 के साथ ही मिलता है और ये स्लो स्टेप होता है और NO3 बनता है और NO3 CO से अगेन कंबाइन होगा फास्ट स्टेप के अंदर तो ये प्रोडक्ट बनेगी। तो मैं बेटा बता रहा हूँ कि स्लो स्टेप किसी भी रिएक्शन का जो मौजूद हो इसको रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। रेट डिटर्मिनिंग के अंदर जितने मॉलिक्यूल टेक पार्ट करेंगे उसके लिहाज से रेट डिपेंड करता है। लिहाजा इसके अंदर ये CO के यहाँ पे हमने ऊपर बात किया CO की वजह से रेट डिपेंड नहीं करता, जस्ट इन दोनों की वजह से डिपेंड करता है। अब बात ये है कि जो है ना हमारे पास जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप के अंदर जो मॉलिक्यूल टेक पार्ट करेंगे, कोई भी रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स के अंदर भी प्रोसीड हो सकता है, इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिहाज से 2 ही आएगा। अब इसके बाद जो है ना आप जो है ना नेक्स्ट इसके अंदर जो है ना देखिएगा इंटरमीडिएट स्पीशी जो है ना ये जस्ट बेटा ये डेफिनेशन इसकी मौजूद है तो लिहाजा इसको भी जो है ना नेक्स्ट डेफिनेशन के लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन देखिएगा। अ शॉर्ट लिव्ड अनस्टेबल स्पीशी विच इज जनरेटेड जो है ना ये शॉर्ट लिव्ड अनस्टेबल स्पीशी विच जनरेटेड एंड कंज्यूम कंटिन्यूअसली। जो अनस्टेबल शॉर्ट लिव्ड स्पीशी जो है ना किसी भी रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होगी और इसके बाद जो है ना ये अनस्टेबल फॉर्म के अंदर होगी और ये नेक्स्ट क्या होगी बट डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर हमें नजर नहीं आती है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर हमें जस्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही नजर आते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल NO3 इज एन इंटरमीडिएट स्पीशी ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन NO2 एंड O। ये हमने जो है ना ये रिएक्शन देखा है। रिएक्शन क्या था, NO2 और CO था और NO और CO2 बना था, लेकिन इस रिएक्शन के अंदर NO3 भी फॉर्म हो गया। अब ये NO3 बेसिकली जो है ना ये क्या है, NO3 एक इंटरमीडिएट स्पीशी है।
अब नेक्स्ट बेटा बात करते हैं डिटर्मिनेशन द रेट और डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का रेट कैसे डिटरमाइन करते हैं। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये कम होती जाती हैं और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना हमने स्टार्ट के अंदर पढ़ा, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स के अंदर जो है ना हमने रेट ऑफ रिएक्शंस को जो फाइंड करना है, केमिकल रिएक्शंस के रेट को फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात जो है ना हमारे पास क्या है कि हम क्या करें कि ग्राफ प्लॉट करें टाइम और कंसंट्रेशन के दरमियान। तो ये मेरे पास टाइम है और ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान हम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद सेकंड बात क्या है कि हम क्या करेंगे कि इसके नतीजे में एक कर्व को ऑब्टेन करेंगे। ये बेटा हमारे सामने जो है ना एक कर्व आएगा, टाइम और कंसंट्रेशन के दरमियान जब ग्राफ आएगा तो एक कर्व हम ऑब्टेन करेंगे। इसके दरमियान हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस कर्व के ऊपर और हम एक स्लोप को मेजर करेंगे और स्लोप को मेजर करने के बाद जो है ना हम इसको फाइंड करेंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ना, इसकी हम डीकम्पोजिशन करवा दें 508 डिग्री सी पे तो हाइड्रोजन और आयोडीन बनता है। अब इसके अंदर टाइम और कंसंट्रेशन का ये डाटा दिया गया, टाइम बढ़ता जा रहा है और कंसंट्रेशन भी इसकी स्पेसिफिक मौजूद है। और आप यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना किसी भी जगह पे यहाँ पे ये स्लोप अगर फॉर एग्जांपल मौजूद है, आपने ये टेंजेंट ड्रॉ किया और स्लोप ड्रॉ की और यहाँ पे आप रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना ये फाइंड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे जो है ना बेटा बताने लगा हूँ कि आ टेंजेंट एट 100 सेकेंड इज ड्रॉन ऑन दी कर्व। एक इस कर्व के ऊपर 100 सेकेंड जब गुजरते हैं तो यहाँ पे ये वाला जो है ना ये टेंजेंट जो है ना 100 सेकेंड के ऊपर ड्रॉ किया गया है। द ट्राई एंगल जो है ना ABC कंप्लीट की जाएगी, राइट एंगल ट्राई एंगल फॉर्म करेंगे और कंसंट्रेशन जो है ना यहाँ पे जो ट्राई एंगल के लिहाज से फ्रॉम दिस ट्राइंगल वी हैव अ चेंज इन कंसंट्रेशन दिस वन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन के अंदर जो आई वो ये है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम किया तो हमारे सामने जो है ना ये स्लोप की वैल्यू आती है जो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू होती है। अब इसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट ना लॉन्ग क्वेश्चन अगेन मौजूद है, फिजिकल मेथड। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मौजूद है। फिजिकल डिफरेंट टाइप्स के फिजिकल मेथड हम यूज़ करेंगे जो हमें ये बताएंगे कि जिसके जरिए हम जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहला मेथड है स्पेक्ट्रोमेट्री। स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है? स्पेक्ट्रोमेट्री एक ऐसा मेथड है, आपने बेटा ये याद क्या करना है कि ये जितने मेथड है ये फिंगर टिप पे याद होते हैं। आपने ये सारे के सारे मेथड्स को याद करना कैसे, आपने सबसे पहले देखना है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट इसमें 21 जो है ना कंडीशन के अंदर मौजूद है, कौन सी सिचुएशन के अंदर मौजूद है और इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज़ क्या करते हैं, ऑपरेटर्स यूज़ क्या करते हैं। जैसा कि स्पेक्ट्रोमेट्री है, स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऐसे हम यूज़ करेंगे जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट कौन सी? यूवी, अल्ट्रावायलेट हो सकती है, विजिबल या इंफ्रारेड रेडिएशंस हो सकती हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एब्जॉर्ब रेडिएशन। जितनी रेडिएशन ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड है। इसके लिए ऐसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है ना यूज़ किए जाते हैं जो आयनिक फॉर्म के अंदर होते हैं, आयनिक स्पीशी होती हैं। इसके अंदर आप देखिएगा कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन और इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा वो कंडक्टोमीटर है। नेक्स्ट जो है ना ये है डाइलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड है। इसके अंदर ऐसे रिएक्टेंट हमने यूज़ करने जिनके अंदर वॉल्यूम के अंदर जो है ना ये चेंज स्मॉल सी चेंज आती है और स्मॉल वॉल्यूम के अंदर जितनी चेंज ज़्यादा आएगी रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा और इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा डाइलेक्ट्रोमीटर जो है ना ये यहाँ पे यूज़ होगा। अब इसके बाद रिफ्रैक्ट्रोमेट्रिक मेथड मौजूद है। रिफ्रैक्ट्रोमेट्रिक ऐसा मेथड है जिसके अंदर ऐसे रिएक्टेंट हमने यूज़ करने प्रोडक्ट जिसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर चेंज आती है, जस्ट एक लफ्ज़ जो है ना वो डिफरेंट है और इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा रिफ्रैक्ट्रोमीटर। ऑप्टिकल रोटेशन मेथड है, एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर ऐसे रिएक्टेंट हमने यूज़ करने जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ऑप्टिकल एक्टिव कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड और ऐसे रिएक्टेंट जिसमें से जब हम प्लेन पोलराइज लाइट गुजारते हैं ना तो ये लाइट उसको जो है ना रोटेट करवा देती है। अब द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑप्टिकल रोटेशन। ऑपरेटर्स यूज होगा पोलैरिमीटर।
ये थे हमारे सामने सारे के सारे फिजिकल मेथड। अब इसी तरह से केमिकल मेथड की बात भी करते हैं। केमिकल मेथड्स ऐसे मेथड्स हैं, ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम केमिकल्स यूज़ करेंगे। द मेथड इन विच रोटेशन इन विच द मेथड इन विच रिएक्शन मिक्सचर इज एनालाइज केमिकली। ऐसा मेथड जिसके अंदर रिएक्शन मिक्सचर को केमिकली एनालाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम जो है ना एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है जी एक ईस्टर है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का वाटर के साथ रिएक्शन है। वाटर के साथ रिएक्शन का मतलब वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं और इन दी प्रेजेंस हम करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो इससे बनेगा एसिटिक एसिड बनेगा और अल्कोहल बनेगा। अब इसके अंदर हम ये जानना चाहते हैं कि इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। हमने बेसिकली ये सारे के सारे जो है ना ये मेथड की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने कहा कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को फाइंड करने के लिए कुछ फिजिकल मेथड यूज़ किए। अब इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के लिए कुछ केमिकल मेथड भी मौजूद है। अब रेट ऑफ रिएक्शन हमने फाइंड करना है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की चेंज हुई या कितनी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की चेंज हुई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप क्या देखेंगे, स्टार्ट के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी। जस्ट लाइक एज ये इथाइल एसीटेट, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है। वक्त गुजरता जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। आप क्या करेंगे, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आप इस रिएक्शन मिक्सचर के जिसके अंदर आपने फॉर एग्जांपल एक बीकर के अंदर ये दोनों लिए हुए, आप क्या करें, एक पिपट लैब के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है इस तरह से पिपट। आप पिपट इसके अंदर जो है ना डिप करें और पिपट के ज़रिए आप थोड़ा थोड़ा जो है ना ये सैंपल लेते जाएंगे और इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे ना ये एसिटिक एसिड कितना फॉर्म हो रहा है आप इसकी कंसंट्रेशन को फाइंड कर पाएंगे। अब इसकी कंसंट्रेशन जो है ना ये कैसे फाइंड होती है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट। द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड डिटरमाइंड बाय टाइट्रेशन अगेंस्ट द स्टैंडर्ड NaOH। NaOH के साथ ये एक एसिड है और ये एक बेस है। आप देखना ये चाहते हैं ये कितना बना, आप इस सैंपल में से आपने ये वाले जो रिएक्टेंट में से कुछ थोड़ा सा सैंपल लेना पिपट कीजिए टाइम टू टाइम और जो सैंपल लेंगे आप उस सैंपल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगेंस्ट टाइट्रेट करवाएंगे। टाइट्रेशन एसिड बेस टाइट्रेशन बेटा आप लैब के अंदर परफॉर्म करते हैं। जब आप टाइट्रेशन करवाएंगे तो आपके पास कंसंट्रेशन जो है ना ये एसिटिक एसिड की आ जाएगी। जब एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन आ गई तो आप एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन का ग्राफ टाइम के साथ जो है ना ये लेंगे और इसके बाद जो है ना आपके पास ये स्लोप आएगी और स्लोप के लिहाज से आप कंसंट्रेशन के अंदर चेंज देखेंगे और चेंज इन टाइम देखेंगे। तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली स्लोप की जो वैल्यू और रेट ऑफ रिएक्शन को ही डिटरमाइन करेगी। इसके बाद एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मौजूद है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी मौजूद है और शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के अंदर द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एडिशन टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो कम से कम एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी के अलावा होती है। विच इज मस्ट फॉर द मोलिक्यूल टू शो द इफेक्टिव कोलाइजन। इफेक्टिव कोलाइजन वो कोलाइजन्स होती हैं जो आपस में जिसकी वजह से मोलिक्यूल कोलाइड करते हैं और रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज होते हैं। तो इसको हम जो है ना एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का नाम भी देते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एडिशन टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी विच इज मस्ट फॉर द मोलिक्यूल टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए वो कम से कम जो एनर्जी है जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के अलावा होगी, इसको हम जो है ना ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का नाम देंगे। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को EA के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिट इसका किलो जॉल पर मोल जो है ना ये मौजूद है। एग्जाम्पल इसकी हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर द एक्टिवेशन फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5, तो इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है ना 103.4 किलो जॉल पर मोल इसकी एनर्जी मौजूद है। अब जो है ना दो तरह के ग्राफ बेटा आपने इसके अंदर बताने हैं। जैसा कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिएक्टेंट को आपने कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट के अंदर, तो लिहाजा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगी अब देखें ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा है।
लेकिन यहाँ पे मैं ये वाली जो एनर्जी बता रहा हूँ कि ये इतना एक एनर्जी बैरियर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एनर्जी बैरियर है। रिएक्टेंट ने इतनी एनर्जी से पास होके फिर प्रोडक्ट के अंदर आना है, तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा हो, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो, तो इसको रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरह से प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है। रिएक्टेंट को जो है ना यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, यहाँ तक जो है ना ये एक्टिवेशन एनर्जी तक जाते हुए फिर प्रोडक्ट के अंदर जो है ना ये कन्वर्ट होंगे। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस, और इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। कुलैयन थ्योरी है बेटा, इंपॉर्टेंट, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ से इसके पॉइंट्स जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। तो कुलैयन थ्योरी किस चीज़ को डील करती है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देती हैं। केमिकल रिएक्शन, एक कोई भी केमिकल रिएक्शन है ये बेसिकली रिजल्ट है कुलैयंस की फॉर्म में। अ केमिकल रिएक्शन इज द रिजल्ट्स ऑफ द कुलैयन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे और इसके बाद रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे। नॉट ऑल ओनली इफेक्टिव कुलैयंस कैन गिव राइज टू द प्रोडक्ट। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करती हैं। अगर सब के अंदर कुलैयंस हों भी, कुछ कुलैयंस ऐसी होंगी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करती हैं, और वो कुलैयन जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं, इनको हम इफेक्टिव कुलैयंस का नाम देते हैं। टू कंडीशंस इसके लिए जो है ना टू कंडीशन नेसेसरी फॉर द इफेक्टिव कुलैयन। इफेक्टिव कुलैयंस के लिए दो कंडीशंस का होना जरूरी है। द मॉलिक्यूल मस्ट हैव सफिशिएंट एनर्जी, मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो आपस में कोलाइड कर सके। एंड दे हैव अ प्रॉपर ओरिएंटेशन, इनके आपस में टकराने की जो है ना ये एक डायरेक्शन जो है ना ये तरतीब है वो भी एक स्पेसिफिक होनी चाहिए। तो दो बातें बेटा आपके जहन में आ चुकी हैं। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करना है तो आपके पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करवाना पड़ेगा, और कोलाइड करवाने के लिए भी इफेक्टिव कुलैयंस ही चाहिए। और इसके बाद अगली बात यह कि उनकी कुलैयंस के बाद इफेक्टिव कुलैयंस के लिए दो बातें हैं, उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए, उनके लिए सफिशिएंट एनर्जी चाहिए। The number of कुलैयन पर सेकंड, द नंबर ऑफ कुलैयंस पर सेकंड इज कॉल्ड कुलैयन फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड के अंदर जितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं वो बेसिकली कुलैयन फ्रीक्वेंसी होगी। जितने मॉलिक्यूल ज़्यादा कोलाइड करेंगे कुलैयन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जितने मॉलिक्यूल कम कोलाइड करेंगे कुलैयन फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है 10 डिग्री सी। बाय 10 डिग्री सी राइज इन टेम्परेचर अगर हम 10 डिग्री सी बढ़ाएंगे कुलैयन फ्रीक्वेंसी डबल होगी। टेम्परेचर बढ़ाने से कुलैयन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। वजह ये है कि रिएक्शन की स्पीड बढ़ती जाएगी, रिएक्शन डबल होता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, कुलैयन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और कुलैयन फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से हमारे सामने जो ना मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड ज़्यादा करेंगे, इनकी ओरिएंटेशंस प्रॉपर होंगी, और इसके बाद जो है ना ज़्यादा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे सामने आती जाएगी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड एंड फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं और अनस्टेबल एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, दरमियानी एक जो ना उनके दरमियान एक कॉम्प्लेक्स बनता है बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। और जैसा कि मेरे पास ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट है ए और रिएक्टेंट है बी, ये आपस में कोलाइड करते हैं और इनसे प्रोडक्ट बननी है ए बी से ए बी बननी है। ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में ये देखें एक ट्रांजिशन स्टेट के अंदर आ गए हैं। इस ट्रांजिशन स्टेट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और ये एक अनस्टेबल फॉर्म जो है ना ये मौजूद होती है। तो ये बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से पूछा जाता है। फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के मेथड मौजूद हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम फाइंड कर सके। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं, नंबर 1 हाफ लाइफ मेथड है, मेथड ऑफ द लार्ज एक्सेस है, मेथड ऑफ हिट एंड ट्रायल है, ग्राफिकल मेथड है, और डिफरेंशियल मेथड है। लेकिन आपके सिलेबस में ये दो मेथड ही एक्सप्लेन किए गए हैं।
पहले नंबर पे हाफ लाइफ मेथड बेटा हमने जो रिसेंटली अभी पढ़ा है वही डिस्कशन है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ किसी भी रिएक्शन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर 1 लेस देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेम इक्वेशन वही हमने यूज करनी, हाफ लाइफ ऑफ एनी ऑर्डर, एन का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोई भी ऑर्डर हो सकता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1 लेस देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके बाद जो है ना हम दो तरह की इसके अंदर जो है ना एक्सप्लेनेशन के लिहाज से सिचुएशन लेंगे। वी परफॉर्म रिएक्शन ट्वाइस बाय टेकिंग टू डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। मैं इनिशियल कंसंट्रेशन A1 लेता हूँ, इनिशियल कंसंट्रेशन A2 लेता हूँ, तो लिहाजा टाइम इसका T1 और T2। ये T1 फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक T1 आया, इसी के लिहाज से ही मैं लिख रहा हूँ T1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/A1 n-1। इसी तरह से T2 1/A2 n-1। अब ये दो इक्वेशन आ चुकी हैं, अब आप इनको दोनों को डिवाइड कर दें। इसको आप फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं दिस इज द इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन 2। 1 के साथ 2 को डिवाइड करेंगे, T1 डिवाइड बाई T2 डिवाइड इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे सामने जो है ना ये आएगा, ये वाली आप कंसंट्रेशन इसकी लिखें 1/A1 n-1 डिवाइड बाई 1/A2 n-1। तो ये हमने लिखा। इसके बाद जो है ना आप क्या करें कि यहाँ से A2 आप जानते हैं बेटा ये 1/A1 बेसिकली नीचे ओवर की फॉर्म में है, लेकिन 1/A2 ये ओवर के ओवर में है, तो लिहाजा इसको आप ये तो नीचे ही आएगा और ये ओवर का ओवर जो है ना ये ऊपर मौजूद होगा A2/A1 और इसकी पावर के अंदर हम n-1 लिखेंगे। इसके बाद आप इसका ले लें लोग लेंगे दोनों तरफ, तो लोग हमने लिया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लोग जो पावर होती है वो लोग से पहले होती है। आप चाहे जो है ना ये पावर को ऐसे रहने दे, पहले लोग ले लें, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि पावर को पहले लिख दिया और इसके बाद लोग और इसके बाद ऐसा चैद और ये भी ऐसा चैद। अब इसके बाद आप n-1 को यहाँ से जो है ना कि सेपरेट कर दें। n-1 को हमने सेपरेट किया तो क्या होगा, n-1 इधर रहने दें, लोग A2/A1 जो है ना इधर आके डिवाइड हो गया। अब इसके बाद जो है ना आप क्या करें कि 1 की वैल्यू माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगी +1 प्लस जो है ना ये हमारे सामने सारी की सारी इक्वेशन ऐसे आ जाएगी। तो ये इक्वेशन जो है ना ये लास्ट इक्वेशन डिटरमाइन करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से एक मेथड है कि लार्ज एक्सेस के लिहाज से, इसमें हम क्या करेंगे कि एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जिसको स्मॉल अमाउंट में लेंगे और एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जिसको लार्ज अमाउंट में लेंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द लार्ज एक्सेस रिमेन कॉन्स्टेंट। लार्ज अमाउंट के अंदर जो है ना ये लार्ज एक्सेस के अंदर जो रिएक्टेंट लेंगे वो कॉन्स्टेंट रहेगा, और वो रिएक्टेंट जिसकी मिकदार हमने कम ली हुई है वो कंसंट्रेशन उसकी चेंज होती रहेगी टाइम के लिहाज से। अब आप टाइम के लिहाज से इसकी कंसंट्रेशन को नोट करते रहें और इसके बाद जो है ना आप इस रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं। डिफर टाइप्स के फैक्टर्स हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। डिफर टाइप्स के फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस के हवाले से इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, सबसे पहली बात हमने रिएक्टेंट्स की नेचर को देखनी है। नेचर रिएक्टेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सबसे पहले देखना वो ब्लॉक कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, कौन से पीरियड या कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। द केमिकल रिएक्टिव एलिमेंट डिपेंड अपॉन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर फर्स्ट ए है तो इनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा और एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है। एक इलेक्ट्रॉन है तो अगर इसको वाटर के साथ मैं रिएक्ट करवाता हूँ ना तो ये रैपिडली बहुत फास्टली जो है ना ये रिएक्ट करेगा। लेकिन सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स इनके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं एस ऑर्बिटल्स के अंदर, एस सब शेल्स के अंदर, तो ये वाटर के साथ जो है ना ये इसकी निस्बत फर्स्ट शेल की निस्बत स्लोली रिएक्ट करेगा। इसी तरह से आयनिक रिएक्शन जितने भी हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं क्योंकि इनके अंदर ट्रांसफ़र जो है ना इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होता है। इसके बाद बॉन्ड ट्रांसफ़र ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्ड रीअरेंजमेंट वगैरह मौजूद नहीं होती। कोवलेंट रिएक्शंस होंगे, रिडॉक्स रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी, चैप्टर 10 के अंदर बेटा ये पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे रिएक्शन जो है ना ये बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। वजह ये है कि इनके अंदर
ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन का होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो, बॉन्ड की रीअरेंजमेंट हो, बॉन्ड दोबारा से बन रहा हो विद इन द मॉलिक्यूल और विद इन द सेम मॉलिक्यूल, तो लिहाजा उसके ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर बॉन्ड रीअरेंजमेंट हो रही है या फिर कोवलेंट रिएक्शंस हैं, तो इनको बेटा हम स्लो रिएक्शंस कहते हैं, जबकि आयनिक रिएक्शन फास्ट होते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, ACl NaOH एसिड बेस का रिएक्शन है, सोल्ट वाटर बना, फास्ट रिएक्शन है। NaCl है, AgNO3 है, आयनिक रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का रिएक्शन है, तो ये कोवलेंट कंपाउंड है, तो ये रिएक्शन जो है ना ये स्लो होगा। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करते जाएं रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देखें कि एयर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है 21%, लेकिन कंबसन आप इससे करवाते हैं, आप आग जलाते हैं, तो जो है ना इस एयर की प्रेजेंस में सिंपल इन्वायरमेंट के अंदर तो आग कम जलती है, लेकिन आप ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, 100% कर देते हैं, तो वहाँ पे कंबसन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्पीडली जो है ना वो प्रोसीड होगा। वजह ये होगी कि मॉलिक्यूल जो है ना मोर क्राउडेड हो जाते हैं, मॉलिक्यूल बढ़ जाते हैं, कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की बढ़ जाएगी, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल आपस में ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे, तो जिस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इनहांस होता जाएगा। इसी तरह से ये हमारे पास जो है ना ये NO2 नाइट्रस ऑक्साइड वाटर ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, तो वाटर और नाइट्रोजन गैस बनती है 800 डिग्री सी पे। तो इसका जो है ना ये कुछ डाटा हमारे सामने मौजूद है। 6 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जिसमें 3 एक्सपेरिमेंट ये फर्स्ट है जिसमें NO की कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट है। इसके बाद 3 का जो है ना एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो है ना रिमेन कांस्टेंट है। आप पहले तो देखिए कि जैसे जैसे आप इसकी कंसंट्रेशन जो है ना ये हाइड्रोजन इसकी कंसंट्रेशन रिमेन सेम और कंसंट्रेशन आपने बढ़ाते गए, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता गया। लेकिन इसके बाद आपने ये वाली कंसंट्रेशन सेम रखी है, अब NO की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना ये बहुत ज़्यादा जो है ना ये बढ़ गया। अब इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं सिंपल लिखूं हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के लिहाज से, तो ये हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के लिहाज से अगर मैं रेट लिखूं तो ये रेट ऑफ रिएक्शन इतना नहीं बढ़ता। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे बता भी रहा हूँ, इन फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ द NO ये केप्ट कांस्टेंट है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं। इसके बाद जो है ना द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल बाय डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हुआ। अगर हमने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो रेट ऑफ रिएक्शन, अगर ये हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ाई रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन और बढ़ाई रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ा। द रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल हुआ जब हमने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो है ना 3 टाइम की। इसी तरह से नेक्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट का जो है ना ये ओवरऑल रिजल्ट इसके ऑपोजिट है। इन द नेक्स्ट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कांस्टेंट है, NO की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाए, बाय डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NO द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 4 टाइम। आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे सामने ये वाला मौजूद था और ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना ये 4 टाइम जो है ना ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ चुका है। इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे आप जो है ना नेक्स्ट इसको देखिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना हमारे सामने 4 टाइम बना, ट्रिपलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NO द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 9 टाइम जो है ना इंक्रीज कर गया। तो लिहाजा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ NO, और इसका जो है ना आप यहाँ पे ये स्क्वायर लेंगे। इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे तो हाइड्रोजन के लिहाज से इतनी चेंज कंसंट्रेशन के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ा, यहाँ पे 4 टाइम और 9 टाइम इसके लिहाज से बढ़ा है, तो इसका मैंने यहाँ पे स्क्वायर भी लिखा है। और इसके बाद आप लिखेंगे KH2NO और इसका स्क्वायर। अब ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, मैंने बेटा कहा था कि इसकी हम एग्जांपल जो है ना ये नेक्स्ट देखेंगे, तो आप यहाँ पे ये आप यहाँ से बता सकते हैं कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। 2 + 1 इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 3, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका यहाँ पे हमारे सामने ये 3 होगा क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली हमने यहाँ पे बता दिए।
इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस, ये रिसेंटली सारी डिस्कशंस हो चुकी हैं कि किसी भी रिएक्शंस के अंदर जो है ना एक से ज़्यादा स्टेप्स भी मौजूद होते हैं। कुछ रिएक्शन सिंगल स्टेप के अंदर मौजूद होते हैं और कुछ रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स के अंदर मौजूद होते हैं। सिंगल स्टेप में हो या एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो, तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा, स्लोएस्ट स्टेप को जो है ना हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। और इसके बाद इस स्टेप के ऊपर किसी भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। अब एक एग्जांपल देखिएगा कि NO और हाइड्रोजन जो है ना ये कंबाइन होके ये प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये 2 स्टेप के अंदर रिएक्शन हो रहा है, NO और हाइड्रोजन, N2 प्लस H2O2 बना और H2O2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और वाटर की फॉर्मेशन होती है। अब इसी तरह से सरफेस एरिया के ऊपर भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना ये डिपेंड कर रहा होता है। सरफेस एरिया के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना ये कैसे डिपेंड करता है, इसकी अब हम बात देखते हैं। जैसे जैसे सरफेस एरिया रिएक्टेंट का बढ़ाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। इसकी एग्जांपल जो है ना हम देखते हैं, सरफेस एरिया जैसे बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, सरफेस एरिया रिएक्टेंट का कम करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम फॉयल रिएक्ट विद NaOH। एल्युमिनियम फॉयल को NaOH के साथ अगर हमने रिएक्ट करवाना है तो ये स्लोली रिएक्ट करेगी फॉयल, लेकिन पाउडर की फॉर्म एल्युमिनियम की होगी तो ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगी। तो ये हमारे सामने एल्युमिनियम का सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन हुआ तो ये प्रोडक्ट बनी। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट जो मार्बल जिसको कहते हैं, इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है तो स्लोली रिएक्ट करेगा पाउडर फॉर्म के अंदर, ये ज़्यादा रिएक्ट करता है। सिमिलरली लाइट की हम बात करें, सिंपल जो लाइट होती है, लाइट जो है ना ये एनर्जी पैकेट्स पे कंसिस्ट होती है जिनको फोटोन कहते हैं। जितनी लाइट ज़्यादा होगी फोटोन उतने ही ज़्यादा होंगे। फोटोन ज़्यादा हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हुआ। वो फोटोन का मतलब, फोटोन का लफ्जी मतलब एनर्जी पैकेट्स। एनर्जी पैकेट जितने ज़्यादा रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी और रिएक्टेंट उतने ही ज़्यादा प्रोडक्ट में चेंज होते जाएंगे। मीथेन है, ये क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में जो है रिएक्ट करती है और इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो है ना प्रोसीड होता जाता है। और इसी तरह से सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का भी रिएक्शंस आपने पढ़ा होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाता है, टेम्परेचर कम करते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाया, जैसा कि 10 केल्विन अगर मैं कहूँगा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना अप्रोक्सीमेटिक रफली जो है अंदाजा है कि रेट ऑफ रिएक्शन रफली बिकम डबल। रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना डबल होता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ती है, इसके साथ साथ कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना ये इनहांस होता जाता है। अब यहाँ पे ना मेरे सामने जो ना एक ग्राफ मौजूद है, ये है फ्रैक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स और इसके बाद यहाँ पे मौजूद है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिहाज से जो ना इसकी मैं थोड़ी सी पहले एक्सप्लेनेशन बेटा आप लोगों के सामने जो ना ये डिस्कस कर लूँ। द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज, जैसे जैसे हमने जो है ना ये मॉलिक्यूल्स को आपस में मॉलिक्यूल्स की कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ानी, वो कैसे बढ़ानी? टेम्परेचर प्रोवाइड करके। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो इसकी वजह से नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज और रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना ये हाई होता जाएगा। लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर होगा, गिवन टेम्परेचर द मॉलिक्यूल डू नॉट पोजेस द सेम एनर्जी। एक गिवन टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स के अंदर सेम एनर्जी नहीं होती। मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल पोजेस एवरेज एनर्जी। ये चैप्टर 3 के अंदर भी बेटा आपने गैसेस के लिहाज से भी सेम सिचुएशन पढ़ी हुई है। a fraction of the molecule have energy more than the activation energy। a fraction of the molecule, एक molecules की fraction ऐसी होगी जिनकी एनर्जी जो ना एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी, more than the activation energy। एक्टिवेशन एनर्जी आपने पढ़ा हुआ है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एडिशन टू द एवरेज एनर्जी विच मस्ट फॉर द मॉलिक्यूल टू शो द इफेक्टिव कोलिजन्स। इफेक्टिव कोलिजन्स करवाएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगा। ग्राफ जो है ना ये बेसिकली जो है ना ये फ्रैक्शंस मॉलिक्यूल्स की हैं और एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के लिहाज से जो है ना ये रिप्रेजेंट किया। शेडेड एरिया ग्राफ के अंदर जो है ना ये बताता है कि फ्रैक्शंस मॉलिक्यूल्स की हैं विद एनर्जी मोर देन द एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी है और इसी तरह से ये फ्रैक्शंस मॉलिक्यूल्स की हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि ये टेम्परेचर T2 है और ये टेम्परेचर T1 है। टेम्परेचर T2 की वैल्यू आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ये शेडेड एरिया बढ़ता जाएगा। शेडेड एरिया बढ़ने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स की फ्रैक्शंस बढ़ती जाएंगी।
अब आप यहाँ पे नेक्स्ट बेटा एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को जो है ना अंडरस्टैंड कीजिएगा। दिस इज द आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आर्हेनियस इक्वेशन जो हमने टेम्परेचर का एक फैक्टर पढ़ा है, दिस इक्वेशन एन इक्वेशन विच एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एक ऐसी इक्वेशन जो टेम्परेचर के इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है कि एक ऐसी इक्वेशन है जो क्या करती है, टेम्परेचर के इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है। टेम्परेचर के इफेक्ट को एक्सप्लेन करेगी ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो इसकी एक लास्ट पे बेटा ये इक्वेशन जो है ना ये सॉल्व की गई है और ये डिराइव की गई है। K इज इक्वल टू ए ई पार माइनस ई ओवर आर टी। के जो है ना ये रेट कांस्टेंट है, आर जनरल गैस कांस्टेंट है, ए जो है ना ये आर्हेनियस कांस्टेंट है और जो डिपेंड करता है ए आर्हेनियस कांस्टेंट है विच डिपेंड अपॉन द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल। टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर और ई ए जो है ना एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन एंड स्मॉल ई जो है ना ये बेस है नेचुरल लॉगरिथम की। अब इसके बाद ये जो 2 से 3 लाइंस है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्हेनियस इक्वेशन टेल्स दैट by increasing the temperature the rate constant of the reaction increase by Arrhenius equation we can determine the energy of activation। अब यहाँ पे आपने सिंपल इसका जो है ना ये प्रूफ दैट यहाँ से शुरू करना है कि इसके अंदर जो है ना हमने करना क्या है। ये एक ऐसी इक्वेशन है जो हमें बताती है कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करेगा। रेट कांस्टेंट बढ़ेगा जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। कैसे? K इज इक्वल टू ए ई पार ई ए माइनस ई ओवर आर टी। आप इसका नेचुरल लॉग ले, नेचुरल लॉग ऑफ के नेचुरल लॉग ऑफ ए ई माइनस ए ई पार ई ए ओवर आर टी। अब इसके बाद जो है ना आप इन दोनों को सेपरेट कर दें। यहाँ से आप इसको सेपरेट करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ई की पार ई ए ओवर आर टी। इसके बाद जो है ना हमारे सामने जो है ना ये आ चुका है। अब आप नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस ये वाली जो आपके पास जो पार है इसको आप शुरू पे लिख दें। माइनस है, पार को इधर लेके आएंगे, माइनस प्लस माइनस होगा और इसके बाद ऐसा आ जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस ई ए ओवर आर टी। ये इसके इक्वल क्यों आया? क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसके बाद ये जो नेचुरल लॉग है आप इसको सिंपल लॉग के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल लॉग नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 लॉग के इक्वल होता है। तो आप नेचुरल लॉग की जगह पे ये वैल्यू लिखें, के लिखा, नेचुरल लॉग की जगह पे अगेन आप जो है ना ये सेम यही जो है ना लिखेंगे माइनस ई ए ओवर आर टी और प्लस जो है ना आप यहाँ पे लिखें 2.303 लॉग ए। अब आप क्या करें, यहाँ से अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको 2.303 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, इधर इधर और इधर। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये बिल्कुल जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा, लॉग ए रह जाएगा और यहाँ पे इसके नीचे 2.303 आर टी रह जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाली जो लास्ट इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन हमें एक स्ट्रेट लाइन जो है ना ये इक्वेशन है और ये हमें स्ट्रेट लाइन जो है ना ये ग्राफ देती है और यहाँ से हम स्लोप की वैल्यू ले सकते हैं। और स्लोप की वैल्यू अगर हम लेते हैं तो स्लोप की वैल्यू बेसिकली जो है ना वो आएगी माइनस ई ए ओवर 2.303 आर और ये हमें एक स्लोप की वैल्यू देगा। और ये स्लोप की वैल्यू से हम जो है ना बेसिकली क्या कर सकते हैं कि टेम्परेचर के इफेक्ट को दे सकते हैं ऑन द रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के फैक्टर को। तो इसी तरह से आप यहाँ पे एक बात एक और भी देखें कि यहाँ पे स्लोप की वैल्यू माइनस ई ए ओवर 2.303 आर के इक्वल आती है जो हमें जो है ना यहाँ से ऑब्टेन हो रही है। अगर ये वैल्यू हमारे सामने यहाँ पे आ गई, अब आप यहाँ पे देखें कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर और लॉग ये जो है ना ये फैक्टर सारे के सारे यहाँ पे ये मौजूद है। कैटालाइसिस ये बेटा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मौजूद है। सिंपल सा टॉपिक है। आ सब्सटेंस विच अल्टर, एक ऐसा सब्सटेंस जो अल्टर करता है, चेंज करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को, लेकिन ये केमिकली अनचेंज खुद चेंज नहीं होता, ठीक है, केमिकली अनचेंज रहता है, फिजिकली तो चेंज हो सकता है। इसको कैटालिस्ट का नाम देते हैं। कैटालिस्ट जो है ना एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी रिएक्शंस को फास्ट करता है और केमिकली जो है ना ये चेंज होता है, फिजिकली चेंज हो सकता है। और कैटालिस्ट का जो प्रोसेस है, कैटालिस्ट किसी भी रिएक्शन में जब जो है ना टेक प्लेस करेगा, प्रोसीड करेगा
और इस प्रोसेस को हम कैटालाइसिस कहेंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल KClO3 है, इसके अंदर ये एक कैटालिस्ट यूज़ हो रहा है और इस रिएक्शन के लिहाज से ये इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, इसको कैटालाइसिस कहेंगे। तो KClO3 के अंदर MnO2 यूज़ किया और इससे जो है ना ये प्रोडक्ट बनी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हुए प्लाटिनम की प्रेजेंस में और वाटर बना, और इसी तरह से ये हमारे पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बना। तो ये बेसिकली मैं बेटा यहाँ पे बता रहा हूँ, दीज आर कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी भी रिएक्शंस के रेट को इन्हांस करते हैं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए एक स्पेसिफिक पाथ प्रोवाइड करते हैं, एक न्यू पाथ प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ साथ ये एनर्जी जो हमारे सामने मौजूद है, जिसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को ये डिक्रीज कर देते हैं। जैसा कि ये एनर्जी का एक हमारे पास जो है ना वाई एक्सिस पे एनर्जी लेते हैं और एक्स एक्सिस पे रिएक्शन पाथ लेते हैं, और या रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट हैं। आप क्या करें, रिएक्शन को प्रोसीड करवाएं। मैंने कैटालिस्ट यूज़ नहीं किया, तो ये रिएक्शन जो है ना इसको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ये पाथ चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर ये लेता हूँ, एक सिंपल लाइन लेता हूँ, तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी चाहिए है, बैरियर चाहिए प्रोडक्ट में चेंज, प्रोडक्ट तक पहुँचने के लिए इसको इतना एनर्जी बैरियर चाहिए, इतना एनर्जी का जो है ना इसको क्रॉस चाहिए। लेकिन अगर आप कैटालिस्ट यूज़ कर देंगे तो ये एनर्जी बैरियर इतना हो जाएगा। अब ये इसको रिएक्टेंट को थोड़ी सी एनर्जी, इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी अब जो है ना इसको इसके पास जो है ना अब इतनी ज़रूरत नहीं है। अब ये रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी चाहिए जस्ट जब कैटालिस्ट यूज़ करेंगे, लेकिन जब कैटालिस्ट यूज़ नहीं करेंगे तो तब इसको इतनी एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो कैटालिस्ट किसी भी रिएक्शंस को, किसी भी रिएक्शंस के अंदर करेगा क्या, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। टाइप्स ऑफ द कैटालाइसिस, कैटालिस्ट किसी भी रिएक्शन में कंज्यूम हो तो इसको कैटालाइसिस कहेंगे। कैटालाइसिस दो तरह की होती है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस कैटालाइसिस क्या होगा, जब कैटालिस्ट और रिएक्टेंट दोनों के दोनों सेम फेज के अंदर होंगे तो इसको होमोजीनियस कैटालाइसिस कहेंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल SO2 है और ऑक्सीजन है, ये कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट जो है ना ये गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है और ये कैटालिस्ट भी गैसियस फॉर्म में है। कैटालिस्ट भी गैसियस फॉर्म में और रिएक्टेंट भी गैसियस फॉर्म में है, तो इसको होमोजीनियस कैटालाइसिस कहेंगे। इसी तरह से आप यहाँ पे देखें, आप यूज़ कर रहे हैं डाइल्यूट एसिड, तो डाइल्यूट एसिड लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद है, ये लिक्विड है। वाटर भी लिक्विड है, ये जो है ना हमारे सामने जो ना ईस्टर, ये भी लिक्विड है। लिक्विड और ये भी लिक्विड, सब जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सारे के सारे जो है ना सेम फेज में हों तो इसको होमोजीनियस कैटालाइसिस कहेंगे। हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस क्या होगा, जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट डिफरेंट फेज के अंदर मौजूद होंगे। जैसा कि SO2 गैस है, SO2 क्या है, गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। और ये जो कैटालिस्ट वैनेडियम पेंटॉक्साइड यूज कर रहे हैं तो ये है सॉलिड फॉर्म में, तो इससे SO3 बनता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर। तो ये सॉलिड है और ये दोनों गैसेस हैं, तो इसको हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस कहेंगे। इथीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करेंगे निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो इथेन बनता है। तो ये सॉलिड है, ये दोनों गैसेस हैं, ये सॉलिड और ये गैसेस और ये सॉलिड, तो लिहाजा ये हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। इसी तरह से अमोनिया का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है प्लाटिनम की प्रेजेंस में, तो प्लाटिनम सॉलिड है, अमोनिया और ये ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है, तो ये सॉलिड और ये गैसेस, तो इसका मतलब ये हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। तो ये हमारे सामने जो है ना ये कैटालिस्ट की कुछ सिंपल सी डिस्कशन हो चुकी है। अब कैरेक्टरिस्टिक कैटालिस्ट की देखते हैं, कैटालिस्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। कैटालिस्ट रिमेन अनचेंज, कैटालिस्ट का मैस और केमिकल कंपोजिशन जो है ना रिएक्शन के लास्ट तक जो है ना ये अनचेंज रहती है, लेकिन फिजिकल चेंज मैंने कहा था ये चेंज हो सकती है। जैसा कि KClO3 के अंदर जो है ना MnO2 अगर हम यूज़ करें एज अ कैटालिस्ट तो प्रोडक्ट बनती हैं ये, तो इसके अंदर हमने ये यूज़ किया। MnO2 जो है ना ये ग्रैन्यूल्स दानों की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, लेकिन एंड के अंदर जो है हम देखते हैं ये पाउडर फॉर्म में यूज़ होता है और पाउडर फॉर्म के अंदर ऑब्टेन होता है। इसके बाद कैटालिस्ट जो है ना ये थोड़ी सी मिकदार के अंदर हमें चाहिए होती है, स्मॉल अमाउंट के अंदर। फॉर एग्जांपल डीकम्पोजिशन अगर हमने H2O2 की करवानी है तो 1 ग्राम प्लाटिनम जो है ना इसमें कैटालिस्ट यूज़ होगा। जो 1 ग्राम जो है ना आप देख लें कि कितना होगा स्मॉल ड्यूरिंग द डीकम्पोजिशन H2O2 आप जितना भी यूज़ कर रहे हैं, आप इसके अंदर जस्ट 1 ग्राम प्लाटिनम यूज़ कर दें तो ये 1000 जो है ना ये DM3 H2O2 को डीकम्पोज कर देगा, तोड़ देगा।
इसी तरह से कैटालिस्ट इज मोर इफेक्टिव इन अ फाइनली डिवाइडेड फॉर्म। कैटालिस्ट जितना डिवाइडेड फॉर्म में होगा, पाउडर फॉर्म में होगा, उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। हाइड्रोजिनेशन वेजिटेबल ऑयल की करते हैं। वेजिटेबल ऑयल जैसा कि हमने ऊपर ये रिएक्शन देखा है, ये वाला जो रिएक्शन है ये दिस को हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन की एडिशन है। जब बेटा हम जो है ना हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं तो इसके अंदर कैटालिस्ट यूज़ करते हैं निकल। निकल अगर फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में होगा, पाउडर फॉर्म में होगा, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। कैटालिस्ट डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैटालिस्ट इफेक्ट नहीं करता। इसी तरह से इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशंस को भी जो है ना, इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशंस ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन अगर हो रहा है, कोई भी रिएक्शन अगर रिवर्सिबल फॉर्म में है तो इक्विलिब्रियम अगर डेवलप हो गया तो ये कैटालिस्ट उसको भी डिस्टर्ब नहीं करता। इट ओनली रिड्यूस द टाइम, ये जस्ट टाइम को कम कर देता है टू अटेन द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब यह कि रिएक्टेंट जितने प्रोडक्ट में जा रहे हैं, प्रोडक्ट उतने ही रिएक्टेंट में दोबारा वापस आएंगे। कैटालिस्ट किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता, लेकिन जो है ना ये क्या करता है, विच इज़ नॉट फिजिबल थर्मोडायनामिकली। जो थर्मोडायनामिकली बात करें तो फिजिबल नहीं है। इट मीन दैट द कैटालिस्ट हैज़ नॉट अफेक्ट ऑन द टोटल इंथोल्पी चेंज के अंदर भी। टोटल जो हीट होती है ना, जो चैप्टर 7 के अंदर बेटा हमने पढ़ा, तो टोटल हीट चेंज के लिहाज से भी इसका जो है ना कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। कैटालिस्ट हैज़ अ स्पेसिफिक एक्शन या फंक्शन मौजूद है। इट मीन्स दैट द कैटालिस्ट कैटालाइज ओनली वन रिएक्शन। एक कैटालिस्ट एक रिएक्शन ही परफॉर्म करता है, एक फंक्शन ही परफॉर्म करता है, और एक कैटालिस्ट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। जैसा कि मेरे पास फॉर्मिक एसिड है, मैंने फॉर्मिक एसिड से वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड बनानी है तो मुझे कैटालिस्ट ये यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्मिक एसिड को अगर मैंने हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करना है तो मुझे कॉपर यूज़ करना पड़ेगा। अब कभी भी कॉपर जो है ये वाली प्रोडक्ट नहीं बना सकता, कभी भी एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है ना ये वाली प्रोडक्ट नहीं बना सकता। तो एक कैटालिस्ट का फंक्शन एक स्पेसिफिक ही मौजूद होता है। द रोल ऑफ कैटालिस्ट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। कैटालिस्ट का जो रोल है टेम्परेचर की वजह से भी इफेक्ट होता है। कोलाइडल प्लैटिनम कागुलेट विद राइज इन टेम्परेचर। कोलाइडल प्लैटिनम, अगर हम प्लैटिनम कोलाइडल फॉर्म में लेते हैं तो ये कागुलेट होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है विद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। सो इट्स कैटालिटिक पावर डिक्रीज करती जाती है। इफ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस, अगर किसी भी कैटालिस्ट के अंदर कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स या इम्प्योरिटी आ जाए तो ये क्या करेगी, कैटालिस्ट को जो है ना ये कैटालिस्ट को पॉइजन करना शुरू कर देती है। अगर किसी भी कैटालिस्ट के अंदर बाहर से कोई इम्प्योरिटी आ जाए तो इसको जो है ना हम पॉइजनिंग ऑफ द कैटालिस्ट का नाम देते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो है ना कैटालिस्ट की पॉइजनिंग का नाम दिया। पॉइजनिंग ऑफ द कैटालिस्ट में भी टेम्परेरी भी हो सकती है और ये परमानेंट भी हो सकती है। परमानेंट पॉइजनिंग कैटालिस्ट रिएक्ट, परमानेंट कैट पॉइजनिंग के अंदर जो है ना कैटालिस्ट रिएक्ट केमिकली विद पॉइजन। कैटालिस्ट पॉइजन के साथ केमिकली रिएक्ट कर जाता है। फॉर एग्जांपल डीकम्पोजिशन आप H2O2 की करवाना चाहते हैं, प्लाटिनम इज यूज एज अ कैटालिस्ट। प्लाटिनम एक कैटालिस्ट का तौर पे यूज होगा जब हम H2O2 की डीकम्पोजिशन करवा रहे हैं। जब हम इसके अंदर स्मॉल अमाउंट HCl की ऐड कर दें तो प्लाटिनम बिकम इनइफेक्टिव। तो लिहाजा ये HCl जो है ना यहाँ पे एक फॉरेन पार्टिकल्स है। इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ द SO3 कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर जब हम SO3 की फॉर्मेशन करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, द प्लाटिनम इज यूज एज अ कैटालिस्ट, द स्मॉल अमाउंट ऑफ द आर्सेनिक इज यूज एज अ इम्प्योरिटी। तो आर्सेनिक इम्प्योरिटी के तौर पर एक्ट करता है जो प्लाटिनम को इनइफेक्टिव जो है ना ये बनाना शुरू कर देता है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास एक्टिवेशंस ऑफ द कैटालिस्ट मौजूद है। तो आपसे ये वाली जो सारी की सारी कैटालिस्ट की जो प्रॉपर्टीज है ना, ये करैक्टरिस्टिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछी जा सकती हैं। इसी तरह से एक्टिवेशंस ऑफ द कैटालिस्ट, कैटालिस्ट को एक्टिवेट भी किया जा सकता है। अ सब्सटेंस विच प्रोमोट और इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट। एक ऐसा सब्सटेंस जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएगा, इसको हम प्रोमोटर या एक्टिवेटर कहते हैं। कैटालिस्ट का काम क्या करे, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, और एक ऐसा सब्सटेंस जो इस कैटालिस्ट के साथ साथ इसके रेट ऑफ रिएक्शंस को और बढ़ाए तो इसको एक्टिवेटर का नाम देते हैं या प्रोमोटर का नाम देते हैं। तो इसको हम कैटालिस्ट फॉर अ कैटालिस्ट का नाम भी दे सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ द कैटालिस्ट। निकल की हम बात करें, निकल इज यूज, एग्जाम्पल देखिएगा, निकल इज यूज एज अ कैटालिस्ट इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल। इट्स
कैटालिटिक एक्टिविटीज इंक्रीज बाय कॉपर और टेलोरियम। ये हाइड्रोजनेशन के अंदर हमने यूज़ किया निकल एज अ कैटालिस्ट, लेकिन इस कैटालिस्ट की एक्टिविटी और बढ़ाने के लिए हम यूज़ कर दें कॉपर या टेलोरियम। इसी तरह से इसी एक एग्जांपल और देख लेते हैं। दी प्रेपरेशन ऑफ द अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस से जब हम अमोनिया बना रहे होते हैं तो आयरन यूज़ होता है कैटालिस्ट के तौर पे। इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। ये 2-3 कैटालिस्ट और भी ऐड किए जा सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सिलिका, रेत, सैंड जिसको कहते हैं। नेगेटिव कैटालिस्ट हमने तो बात की कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाए, इसको प्रोमोटर या एक्टिवेटर कहते हैं। इसी तरह से एक ऐसा सब्सटेंस जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा, स्टंट करेगा, स्टॉप करेगा, इसको हम नेगेटिव कैटालिस्ट का नाम देते हैं, या इसको एक और नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड इनहिबिटर। टेट्राइथाइल लेड जो है ना, ये पेट्रोल के अंदर जो है ना ये ऐड किया जाता है, इज एडेड टू द पेट्रोल बिकॉज इट डिक्रीज द प्री इग्निशन ऑफ द पेट्रोल। पेट्रोल के अंदर जो है ना हम टेट्राइथाइल लेड ऐड करते हैं, ठीक है, जो क्या करता है प्री इग्निशन, पेट्रोल को पहले से जलने से बचाता है, कि ये नहीं है कि पेट्रोल को खुद ब खुद ही आग लग जाए। ऑटो कैटालिस्ट क्या है? बाज़ दफ़ा कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ रिएक्शंस के अंदर बाज़ दफ़ा जो है ना प्रोडक्ट ऐसा बनता है जो प्रोडक्ट भी कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट करना शुरू कर देता है, जिसको हम ऑटो कैटालिस्ट कहते हैं, और इस प्रोसेस को ऑटो कैटालाइसिस का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, एसिटिक एसिड इज प्रोड्यूस इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ द इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट से हम जो है ना एसिटिक एसिड बना सकते हैं, विच एक्ट एज अ कैटालिस्ट फॉर द फर्दर रिएक्शन। अब आप देखेंगे फॉर एग्जांपल इन द एसिटिक एसिड प्रोडक्ट इन द फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड इज प्रोड्यूस इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ द इथाइल एसीटेट। एसिटिक एसिड को इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस से प्रोड्यूस करते हैं। जब इसको प्रोड्यूस करते हैं तो एसिटिक एसिड खुद जो है ना यहाँ पे एक कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट करता है, जिसको हम ऑटो कैटालाइसिस कहेंगे। द रिएक्शन बिटवीन ऑक्सैलिक एसिड, सेकंड एग्जांपल है ऑक्सैलिक एसिड, KMnO4 और KMnO4 एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्लो। और बिगिनिंग के अंदर जो है ना ये रिएक्शन स्लो होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये रिएक्शन फास्ट होता जाएगा। वजह क्या है कि MnSO4 प्रोड्यूस होता है जो खुद कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट करता है। जैसा कि देखिएगा कि MnO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और ये ऑक्सैलिक एसिड है, तो इस रिएक्शन में MnSO4 प्रोड्यूस हुआ। ये MnSO4 ये बेसिकली एक कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट करता है, और ये कैटालिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इनहांस कर देता है। इंजाइम बायो के लिहाज से बेटा जो आपने इंजाइम की डिस्क्रिप्शन पढ़ी है, सेम डिस्क्रिप्शन वही यहाँ पे भी मौजूद है। इंजाइम क्या है? बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन होती हैं जो किसी भी रिएक्शंस को फास्ट कर देती हैं। जैसा कि इंजाइम में इन्वर्टेज है, जाइमेस है, यूरिएज है, ये जो है ना ये इंजाइम मौजूद है। द रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम इज कॉल्ड इंजाइम्स। तो इसको हम इंजाइम्स कहते हैं। तो ऐसा रिएक्शन जो इंजाइम की प्रेजेंस में हो तो इनको इंजाइम कैटालाइसिस का नाम देते हैं। तो मैनी इंजाइम जो है ना ऐसे हैं जो हैव बीन ऑब्टेन इन द प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर ऑब्टेन किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंजाइम ऐसे हैं। द फर्स्ट इंजाइम वाज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी 1969। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स जो है ना इंजाइम के लिहाज से देखते हैं। फर्स्ट वन आपके सामने जो है ना बेटा ये यूरिया मौजूद है। यूरिया के हवाले से, यूरिया की अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, यूरिया के अंदर वाटर ऐड करें तो इसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो इसके लिए जो इंजाइम यूज़ होगा दिस इज कॉल्ड यूरिएज। तो अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। इसी तरह से शुगर है, सुक्रोज है, वाटर ऐड करें तो शुगर की हाइड्रोलिसिस करवाएं तो इन्वर्टेज ईस्ट यूज़ करेंगे। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज यूज़ करेंगे, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इसके अंदर ऑब्टेन होगी। शुगर, चीनी जो घरों के अंदर यूज़ करते हैं, इसकी हम हाइड्रोलिसिस करवाएं तो इसके अंदर से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनते हैं। इसी तरह से ग्लूकोज की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो इसमें इंजाइम यूज़ होगा जाइमेस। को हर इंजाइम स्पेसिफिक है, ये नहीं कि ये इंजाइम आप यहाँ पे यूज़ कर दे, ये इंजाइम यहाँ पे, ऐसा नहीं हो सकता। ईच इंजाइम इज स्पेसिफिक। अब इसके बाद मोड ऑफ एक्शन ऑफ द इंजाइम देख लेते हैं कि इंजाइम एक्ट कैसे करते हैं। इसकी सिंपल सी जो है ना एक्सप्लेनेशन है कि आपने बेटा FSC पार्ट 1 की बायो के अंदर भी पढ़ा होगा, 9th क्लास की बायो के अंदर भी पढ़ा होगा, लॉक एंड की मॉडल। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक इंजाइम मौजूद है। इंजाइम के अंदर आप यहाँ पे ना एक कैविटी देख रहे हैं, ये एक कैविटी है। इस कैविटी को हम नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड एक्टिव साइट्स। और इस एक्टिव साइट इंजाइम के अंदर कैविटीज मौजूद होती हैं।
इनको एक्टिव साइड कहते हैं। और ये हमारे सामने जो है ना कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल एंजाइम के अंदर यहाँ पे कैविटी के अंदर फिट होते हैं और यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनाते हैं जिसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम और ये सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें से ये जो रिएक्टेंट है ये अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट के अंदर। तो एंजाइम और प्रोडक्ट बना। एंजाइम सबस्ट्रेट आपस में रिएक्ट करेंगे और इसके बाद एंजाइम और प्रोडक्ट बनेगा। इसको हम जो है ना बेसिकली लॉग एंड की मॉडल कहते हैं। और ये हमारे पास जस्ट लाइक है, दिस इज अ लॉग एंड दिस इज अ की। एक स्पेसिफिक लॉग एक स्पेसिफिक की ही ओपन कर सकती है। इसी तरह से ये एंजाइम सबस्ट्रेट का जो मॉडल है, एंजाइम सबस्ट्रेट के लिहाज से ये लॉग एंड की मॉडल है। ये मोड ऑफ एक्शंस के अंदर जो है ना हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट मिले, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और इसके बाद जो है ना प्रोडक्ट प्लस एंजाइम जो है ना यहाँ पे बनता है। एंजाइम की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो हमने एक कैटालिस्ट की देखी। एंजाइम भी कैटालिस्ट होते हैं। एंजाइम कैटालाइसिस इज हेट्रोजीनियस। एंजाइम की कैटालाइसिस हमेशा याद रखें कि ये हेट्रोजीनियस होती है। एंजाइम्स आर मोस्ट एफिशिएंट कैटालिस्ट एंड दे लोअर द एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन। तो ये एंजाइम भी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेंगे। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, एंजाइम्स है स्पेसिफिक एक्शंस। एंजाइम के स्पेसिफिक एक्शंस आते हैं जैसा कि यूरिएज हमने भी पढ़ा है, कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया ओनली। और ये कभी भी किसी और रिएक्शंस के अंदर जो है ना ये यूज़ नहीं हो सकता, ना कभी भी ये हाइड्रोलिसिस अदर अमाइड की नहीं करवाएगा, किसी और रिएक्शन के अंदर यूज़ नहीं होगा। Enzymes catalytic reactions are have maximum rate at optimum temperature। optimum temperature के ऊपर एंजाइम के कैटालाइटिक रिएक्शन जो है ना ये मैक्सिमम होते हैं। एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शंस हैव मैक्सिमम रेट एट ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम पीएच के ऊपर इनके रिएक्शन ज़्यादा होते हैं। एंजाइम एक्टिविटी कैन बी रिटार्डेड बाय द पॉइजन। हमने पॉइजन कोई भी ऐड करना है, कोई भी नेगेटिव कैटालिस्ट यूज़ करना है जिसकी वजह से एंजाइम का रिएक्शन कम होता जाएगा, जैसा कि एन इलेक्ट्रोलाइट, एसिड या बेस। कोएंजाइम एक्टिवेटर ये बायो की टर्म्स हैं जिनके अंदर आपने बायो के अंदर पढ़ा होगा। कोएंजाइम और एक्टिवेटर इंक्रीज द एक्टिविटी और कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। तो ये बेटा हमारे सामने जो है ना एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 11 मौजूद था। इसकी सारी की सारी डिस्क्रिप्शन हो चुकी है। इसके एमसीक्यू एक्सरसाइज के अच्छे से ध्यान से देखिएगा और इसके शॉर्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज जो है ना ये मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्कस कर दी है। अगर बेटा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।